अब रुक जाइए। हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल डायमंड क्लासेस। हम आपके लिए केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें आपको आज पढ़ाने जा रहे हैं कि आपके संसार में कैसी रासायनिक अभिक्रिया होती हैं, उनके नाम क्या है, आप कैसे पहचानेंगे कि आपके आस पड़ोस में आपके पास में कौन सी अभिक्रियाएं हो रही हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कि जो कि आपके केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का आपका फर्स्ट चैप्टर है। इसका नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस चैप्टर का जो नाम है यहीं से आपकी फर्स्ट हेडिंग उठ के आती है, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? वास्तव में अगर हम पढ़ना चाहें कि सर रासायनिक अभिक्रिया हम किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं वे अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, या तो दो हो या दो से अधिक हो यानी ज्यादा हो, आपस में क्रिया करके या जुड़ के एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उस अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जो कि आप देख पा रहे हैं पीछे, वही इसकी परिभाषा लिखी है कि वे अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक, यानी दो भी हो सकते हैं क्योंकि एक पदार्थ कभी भी आपस में अकेले क्रिया करेगा नहीं, ठीक है। या फिर अगर हम एक रूम में बैठ जाए, हम अकेले हम बात करेंगे तो लोग हम पागल समझेंगे और ना ही हम किसी से जरा बात कर पाएंगे। हमें बात करने के लिए कोई ना कोई तो एक पर्सन चाहिए। तो इसीलिए तो यहाँ पे या तो दो पदार्थ हो या दो से अधिक हो, ठीक है, या तो दो हो या दो से अधिक हो, आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उस अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे चलिए हम इसे थोड़ा आसान बनाते हैं, हम इसे एक रासायनिक समीकरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो यहां पे क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO, कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया करवा रहे हैं किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, अर्थात CO2 के साथ। आप देखिए जरा, यहां पे आपका कैल्शियम ऑक्साइड है, इसकी हमने क्रिया करवाई CO2 के साथ, तो आपका एक नया पदार्थ बन गया, इसे बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। आप खुद देखिए कि परिभाषा क्या कह रही है, या तो आपके अभिक्रिया में दो पदार्थ हो, एक पदार्थ आपका यू हो गया, दूसरा पदार्थ आपका यू हो गया, ठीक है, या तो दो हो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। दो पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण कर सकते हैं। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाला जो पदार्थ है वो जरूरी नहीं है वो एक ही हो, एक से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभिक्रिया क्या है? वे अभिक्रिया इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया करवाने पर किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाने पर कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त हो गया, ठीक। दो पदार्थ आपस में मिल गए, जुड़ गए, और जुड़ने के बाद एक नया पदार्थ बन गया। वो पदार्थ क्या है आपका? कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अब इसे आपको थोड़ा समझ में आया होगा। चलिए इसे थोड़ा और अच्छे समझने के लिए हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे क्या है? Na क्या है? सोडियम। तो सोडियम की हम क्रिया करवा रहे हैं H2SO4 के साथ, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ या एसिड के साथ। अब जैसे ही आपने क्या करा, सोडियम ने क्रिया कर ली H2SO4 के साथ, तो बन गया यहाँ पे Na2SO4। क्या बन गया? Na2SO4, और साथ ही साथ यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई। क्या हो गई? हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई। तो आप देख रहे हो यहाँ पर भी आपके दो पदार्थ थे जिन्होंने आपस में क्रिया करी, और क्रिया करने के बाद एक नया पदार्थ बनाया, नया पदार्थ बन गया। यहाँ पे पदार्थ कितने बने? दो। एक तो H2 गैस बाहर निकली, और दूसरा आपका पदार्थ बना Na2SO4। यानी आपके उत्पाद एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, और तीन भी हो सकते हैं। जैसे कि आपके अभिकारक हो सकता है कि एक हो, खैर एक नहीं होगा, एक से अधिक हो, दो हो, या दो से ज्यादा हो, आपस में क्रिया करेंगे और क्रिया करने के बाद नए पदार्थ बनाएंगे, उसे बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। आई होप कि मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पर। आपकी नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है देखते हैं। देखिए
अब यहाँ पे अगर आपने पीछे देखा होगा कि यहाँ पे हमने आपको रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा बताई थी कि वे अभिक्रिया इसमें दो पदार्थ या दो से ज्यादा पदार्थ आपस में क्रिया करेंगे और नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उस अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल हमने लिखा है आपके लिए, क्या है, N2 यानी नाइट्रोजन गैस। इससे क्रिया करवा दी किसके साथ, H2 के साथ करवा दी ना। अब देखो आपका एक नया पदार्थ बन गया, क्या है, NH3। ठीक है, तो यहाँ पर भी कैसी अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हो, क्योंकि दो पदार्थ हैं और दो पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, आगे सुनिए सर। यहाँ पे हमने कुछ अभी डेफिनेशन में एक दो वर्ड का यूज किया था, पहला उत्पाद, दूसरा अभिकारक। तो चलिए समझते हैं उत्पाद क्या होता है और अभिकारक क्या होता है। हम डेफिनेशन बाद में पढ़ेंगे, पहले हम आपको इसी के माध्यम समझाते हैं, वो हम रीड करेंगे बाद में। देखिए आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे बीच में लगा है तीर का निशान। ठीक है, तीर के पीछे आपके जितने भी तत्व लिखे होंगे, तीर के पीछे ये आपका तीर का निशान है ना, ये आपका हेड हो गया इसका। ठीक है, ये आपका सर हो गया इसका, ये सर है इसका। ठीक है, और मान लो जिसके क्या है, इस तीर के पैर, ये क्या है, पैर। तो याद रखिएगा तीर के पीछे अर्थात यानी पैर, तीर के पीछे आपके जो पदार्थ लिखे होते हैं, तीर के पीछे जो पदार्थ लिखे होते हैं, उन पदार्थों को आप बोलते हो अभिकारक। क्या बोलते हो, अभिकारक। क्या बोलते हो, अभिकारक। वहीं दूसरी ओर जो तीर के सामने लिखे होते हैं या तीर के मुख के सामने लिखे होते हैं, इन पदार्थों का आप बोलोगे उत्पाद। क्या बोलोगे, उत्पाद। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि वे पदार्थ जो तीर के पीछे लिखे जाते हैं उन्हें बोलेंगे अभिकारक, वे पदार्थ जो तीर के सामने लिखे जाते हैं उन्हें बोलते हैं उत्पाद। या फिर हम आपको एक दूसरी डेफिनेशन और बता रहे हैं, आप समझिएगा कि ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उन पदार्थों को हम बोलते हैं अभिकारक। सर ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं, उन पदार्थों को हम बोलते हैं उत्पाद। मतलब सर देखो, आप अगर आप देख पा रहे हैं, समझे सर, यहां पे ये बताओ जो अभिक्रिया जो हुई है, आपका नया पदार्थ बना है अमोनिया, ये किससे मिलकर बना है, N2 और H2 से। अगर ये अभिक्रिया में ना होते, ना ये होता और ना ही ये होता, तो कुछ भी नहीं होता। यानी ना तो और ये यहाँ पे हाइड्रोजन गैस नहीं आती और N2 गैस नहीं आती, तो अमोनिया नहीं बनता। ठीक है, ये कब बना, जब इसने और इसने आपस में अभिक्रिया में भाग लिया। क्या लिया, भाग लिया, और भाग लेने के बाद आपस में क्रिया करी और क्रिया करने के बाद एक नए पदार्थ का निर्माण करा। ठीक है, तो आप कह सकते हो ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें बोलते हैं अभिकारक, और ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनते हैं, उन पदार्थ को बोलते हो आप उत्पाद। क्या बोलते हो, उत्पाद। चलिए अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। सर डेफिनेशन क्या है, देखिए सर यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या होगी। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे डेफिनेशन की। देखिए डेफिनेशन इसके क्या है, अभिकारक जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते। छोटी सी डेफिनेशन, सबसे आसान, जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते उन पदार्थों को बोलते हो अभिकारक। क्या बोलते हो, अभिकारक। सर वे पदार्थ जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उन पदार्थों को बोलोगे उत्पाद। जो पदार्थ अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं या फिर अभिक्रिया के दौरान बनते हैं उन्हें बोलते हैं उत्पाद। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए यहां पे हम देखते हैं दूसरा एग्जांपल इसका। देखिए यहां पे हमारे पास एक यौगिक था FeSO4, इसे बोलते हैं Fe आयरन और SO4 सल्फेट। अब हमने क्या करा, इसे थोड़ी सी हमने ऊष्मा दे दी, थोड़ी सी ऊष्मा दे दी। अब ऊष्मा देने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, ऊष्मा हमने जैसे दिया, यहाँ पे क्या हो गया, जैसे हमने इसे गर्म करा, ये डेल्टा का आपका चिन्ह है, क्या है, डेल्टा का चिन्ह। तो यहाँ पे हमने क्या करा, इसे गर्म करा, तो जैसे हमने इसे गर्म करा, यहाँ पे टूट गया किसमें, एक से अधिक उत्पाद के रूप में। Fe2O3 यानी आयरन ऑक्साइड और SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड। जैसे कि हमने बोला था अभिक्रिया में एक से अधिक आपके उत्पाद बन सकते हैं, एक से अधिक आपके उत्पाद बन रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर ये भी कौन सी अभिक्रिया है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। सर अभिकारक क्या, उत्पाद क्या है, तीर के सामने वाले सभी
ये सभी क्या है, क्या है, बताओ जल्दी। ये सब क्या है, उत्पाद। क्या है, उत्पाद यानी प्रोडक्ट। क्या है, प्रोडक्ट। ये सब क्या है आपके, प्रोडक्ट या अभिकारक बोल सकते हो, प्रोडक्ट। या फिर आप बोल सकते हो ये सब क्या है आपके, उत्पाद। ठीक है। और तीर के पीछे वाले, तीर के पीछे वाले ये सब क्या है, ये आपका क्या है, अभिकारक। क्या है, अभिकारक यानी रिएक्टेंट। ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। हमने आपको इसके लिए दो एग्जांपल के माध्यम से समझाया था। ठीक है। जो तीर के आगे लिखेंगे उसे हम बोलेंगे क्या, जो तीर के आगे लिखेंगे उसे हम बोलेंगे उत्पाद, जो तीर के पीछे लिखे होंगे उसे बोलेंगे अभिकारक। ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या रहेगी सर। यहां पे देखिए, हम आपको एक चीज बता दें कि आपने बहुत सी अभिक्रिया में देखा होगा, बहुत सी अभिक्रिया में आपने ये देखा होगा कि किसी पदार्थ के आगे जी लिखा होगा ब्रैकेट में इस प्रकार से, और किसी के आगे एल लिखा होता है इस प्रकार से, या फिर कहीं पर आपको एस देखने को मिलेगा। तो ये क्या बता रहा है, यहाँ पे ये आपके जो प्रतीक है वो क्या बताते हैं सर। रासायनिक अभिक्रिया में हम अभिकारक को कहाँ लिखते हैं, उत्पाद को कहाँ लिखते हैं, ये हम कहाँ पढ़ेंगे, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट हेडिंग में। इसमें आपको बताने जा रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के नेक्स्ट हेडिंग क्या रहेगी, रासायनिक अभिक्रिया लिखने के नियम, कि किस प्रकार से हम रासायनिक अभिक्रिया लिख सकते हैं। देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग क्या है आपकी, रासायनिक समीकरण। क्या कह रहा है, रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। क्या है, लिखने के नियम। यानी अगर आप रासायनिक समीकरण लिख रहे हो ना, तो आपको ये नियम याद नहीं करने, सिर्फ आपको माइंड में रिकॉल करने, दोहराने हैं कि किस प्रकार से आप रासायनिक समीकरण लिख सकते हो। क्योंकि भाई कितना याद करोगे, याद करते करते आपका माइंड फट जाएगा, लेकिन आपको पूरा याद नहीं होगा। तो इसलिए समझो। पहला पॉइंट क्या है आपका, पहला पॉइंट कह रहा है रासायनिक समीकरण में, रासायनिक समीकरण में अभिकारकों को बाईं ओर तथा उत्पादों को दाईं ओर लिखा जाता है। ठीक है, दाईं ओर लिखा जाता है। सुनिए जरा, कि यहां पे क्या कह रहे हैं कि रासायनिक समीकरण, हम कोई समीकरण लिख रहे हैं। यहां पे देखिए, यहां पे एक समीकरण लिख रहे हैं, जैसे कि H2 प्लस O2 गिव्स H2O। ठीक है। तो पहले क्या कह रहे हैं, रासायनिक समीकरण में अभिकारक को बाईं ओर, सर तीर के पीछे वाली जो साइड है ना, इसे बोलते हैं बाईं ओर। ये क्या है आपका, बाईं ओर। क्या है, बाईं ओर। इसे हम क्या बोलेंगे, बाईं ओर। यानी ये आपके तीर के पीछे वाला जो पक्ष है, ये साइड है, क्या है, बाईं ओर। क्या है, बाईं ओर। वहीं तीर के आगे ये वाला साइड, उसे बोलेंगे दाईं ओर। क्या बोलेंगे, दाईं ओर। ठीक है। तो देखिए आपका जो पहला कह रहा है पॉइंट, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि रासायनिक समीकरण में अभिकारक को बाईं ओर, अर्थात बाईं ओर लिखते हैं अभिकारक को, और अभिकारक को हम बाईं ओर लिखेंगे, और वहीं उत्पाद को लिखते हैं दाईं ओर। रासायनिक समीकरण में अभिकारक को बाईं ओर और उत्पादों को क्या लिखते हैं, दाईं ओर। ठीक है, तीर के सामने लिखेंगे उत्पाद और तीर के पीछे अभिकारक। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, यदि अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक या उत्पाद हो तो उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाकर लिखा जाता है। सर जैसे कि अभी आपने पीछे रिएक्शन पढ़ी थी, यहां पे आपने पढ़ा था कि FeSO4 टूटकर बना रहा था Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। तो कह रहा है यदि रासायनिक समीकरण में या फिर रासायनिक अभिक्रिया में एक से अधिक अभिकारक हो, एक से अधिक अभिकारक हो या एक से अधिक उत्पाद हो, एक से अधिक उत्पाद हो, तो उन दोनों को अलग करने के लिए अभिकारक उत्पादों को बीच में हम प्लस का चिन्ह लगा के लिखते हैं।
ठीक है, इन सभी को अलग करने के लिए हमने क्या लगा दिया, प्लस का चिन्ह लगा दिया। क्यों? क्योंकि ये बताओ, अगर इस समीकरण को हम ऐसे ना लिखकर हम ऐसे लिख दें, ऐसे हम लिख दें, बताइए ऐसे लिख दें तो क्या आप समझ पाओगे कि अलग बने हैं या साथ बने हैं? समझ पाओगे? नहीं, कभी समझ नहीं पाओगे। तो इसलिए अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, बीच में हम इन दोनों को प्लस का चिन्ह लगा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए ये आपके अलग उत्पाद है और ये अलग है। ठीक, अभिकारक में अगर एक से अधिक अभिक्रिया में या एक से अधिक अगर आपके अभिकारक उत्पाद आ जाएं तो उन सबको अलग करने के लिए बीच में हम प्लस का चिन्ह लगा के उन्हें लिख देते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हम क्लियर करवाते हैं। क्या कह रहा है, अभिकारकों को तीर के पीछे तथा उत्पादों को तीर के सामने लिखा जाता है। जैसे आप देख पा रहे थे कि यहां पे कोई हमने समीकरण लिखा, सर कार्बन डाइऑक्साइड बनी, अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पाद किससे बनी, इन दोनों से, अभिकारक हो गए। ठीक है, तो यहां पर आप समझिएगा कि आपके अभिकारक क्या हो गए, तीर के पीछे वाले, ठीक है, और उत्पाद क्या होगा, तीर के आगे वाले। जैसे हमने आपको बताया था, हम आपको बता चुके थे कि अभिकारक को हम तीर के पीछे लिखते हैं और उत्पाद को हम तीर के आगे लिखते हैं। ठीक है, वही आपका कह रहा है तीसरा पॉइंट। ठीक है, कि अभिकारकों को तीर के पीछे लिखा जाता है और उत्पाद को तीर के मुख के सामने। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और समझ में आ रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा। ठीक है, ताकि नेक्स्ट अगर वीडियो आए तो आपके पास पहुंच जाए, इसलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, ठीक है, लास्ट पॉइंट है, हम क्लियर करवाते हैं। लास्ट देखिए कि यदि अभिक्रिया में कोई पदार्थ ठोस हो तो उसके लिए निकट कोष्टक में कैपिटल एस तथा द्रव के लिए एल और गैस के लिए कोष्टक में जी का प्रयोग करते हैं। मतलब सर, जैसे कि मान लो यहां पे कार्बन आ रहा है, क्या आ रहा है, कार्बन आ रहा है, सुनिएगा यहां पे क्या आ रहा है, कार्बन आ रहा है, जैसे ये, ठीक है, और यहां पे एक ये आ गया और ये क्या बन गया, ये बन गया। तो यहां पे कह रहा है कि अगर किसी समीकरण में कोई ठोस पदार्थ आ जाए, क्या आ जाए, ठोस पदार्थ, क्या आ जाए, ठोस पदार्थ आ जाए, तो उसके आगे आप क्वेश्चन में क्या लिखोगे, ये बताने के लिए कि वहां पे आपका जो पदार्थ है वो ठोस अवस्था में है, तो वहां पे आप लिखोगे ब्रैकेट में क्या, एस। कैसे, जैसे कार्बन क्या है, ठोस अवस्था में होता है, कैसा होता है, ठोस अवस्था में होता है, तो ब्रैकेट में इसके आगे आप लिख दोगे एस। ठीक, वहीं अगर कोई पदार्थ ऐसे आ जाए कि वो गैसीय अवस्था में है, यानी गैस पदार्थ है, तो आप क्या बोलोगे, तब कुछ नहीं, आप बस बड़े सिंपल से आप ब्रैकेट बनाएंगे, ओपन करेंगे और ब्रैकेट में आप एस की जगह पे, सॉरी, कि यहां पे आप क्या करोगे, अगर कोई गैस आ जाए तो गैस के लिए गैस यानी जी, ठीक, गैस यानी जी, ब्रैकेट में जी लिखेंगे। ठोस के लिए, ठोस को बोलते हैं इंग्लिश में सॉलिड, यानी एस लिखेंगे। और वहीं अगर लिक्विड यानी द्रव आ जाए तो हम क्या लिख देंगे, उसके लिए एल बना देंगे। क्या बना देंगे, द्रव के लिए एल बना देंगे कोष्टक में। कार्बन डाइऑक्साइड वही गैस होती है, तो गैस के लिए क्या लिखना है, ब्रैकेट में जी, क्या लिखना है, जी लिखना है। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट द्वारा पढ़ना है कि यदि अभिक्रिया में कोई पदार्थ ठोस अवस्था में हो तो अवस्था में हो तो उसके लिए क्या लगाओगे, कोष्टक में एस, एस शब्द का प्रयोग किया जाता है। वहीं द्रव के लिए कोष्टक में एल का उपयोग किया जाता है और वहीं गैस के लिए कोष्टक में जी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। मैंने आपको सारे एक से अलग अलग एग्जाम्पल के माध्यम से सारे पॉइंट क्लियर करवाए। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, कमेंट जरूर करिएगा।
लाइक भी करिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सर यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन है, हमारे सामने एक समस्या ये खड़ी होती है कि ये बताइए सर, आप बता तो रहे हो कि कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, कि ये बताइए कि हम अपने आसपास कैसे पहचानेंगे कि हमारे चारों ओर कोई अभिक्रिया हो रही है फिर नहीं हो रही, ठीक है। तो आप समझते हैं, तो यहाँ पे लिए आपके लिए एक हेडिंग लेकर आए, क्या है, अभिक्रिया की पहचान, कि कैसे पहचानेंगे कि हमारे आसपास अभिक्रिया हुई या फिर नहीं, ठीक है। तो समझिए, चाहे यहाँ पे कुछ करेक्शन है, थोड़ी मिस्टेक हो गई, इसे हम सही कर देते हैं, ठीक है। और क्या है, यहाँ पे उष्मा निकल गई, तो यहाँ पे आपका रहेगा उष्मा का बाहर निकलना, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि मान लो कोई पानी है, ठीक, पानी को गर्म कर रहे हैं, जब पानी गर्म करोगे तो ये बताओ, अगर आप पानी को गर्म करो, खुद देखो कि अगर आप पानी को गर्म करोगे, क्या करोगे, गर्म करोगे, तो इसमें से जो भी पानी भरा होगा वो गैस के रूप में क्या होगा, गैस बन जाएगा, बाहर निकलेगा। तो आप कह सकते हो कि यदि यदि कहीं पर किसी पदार्थ में से ऊष्मा बाहर निकल रही है, चाय बना रहे हो, दूध गर्म कर रहे हो, पानी गर्म कर रहे हो, ऊष्मा बाहर निकलेगी, ठीक है। तो वहां पे कौन सी अभिक्रिया हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, क्या हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। यदि किसी में से अगर ऊष्मा बाहर निकलेगी तो आप कह सकते हो वहां पे कौन सी अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है। पहले वचन याद होगी कि किसी में से अगर ऊष्मा बाहर निकलेगी तो वह अभिक्रिया कहलाएगी, कैसी, आपकी कहलाएगी रासायनिक अभिक्रिया, क्या कहलाएगी, रासायनिक अभिक्रिया। दूसरा, आप चित्र को देख पा रहे हो, जब बताओ हमारे पास एक बंद कमरे में हम गए, हमारे पास कोई कागज था, वहां पे प्रकाश नहीं था, तुमने क्या करा, उस कागज को जला दिया। अब जब आप कागज को जलाओगे तो उसमें से प्रकाश उत्पन्न होगा, उसमें प्रकाश यानी लाइट उत्पन्न होगी, नहीं होगी, हाँ। तो कह सकते हो अगर किसमें से ऊष्मा उत्पन्न हो रही है या प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, कोई प्रकाश उत्पन्न कर रहा है, तो वहां पर भी कैसी अभिक्रिया हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। जैसे कि आपको पता है सूरज, आपका सूरज जो है उसके ऊपर नाभिकीय अभिक्रिया होती है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, जिसके कारणवश वो क्या देता है, रोशनी देता है, ठीक है। तो वहां पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट आ रहा है कि प्रकाश का उत्सर्जन, उत्सर्जन मतलब उत्पन्न होना है फिर बाहर निकलना, प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, प्रकाश बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो वहां पे कह सकते हो कैसी अभिक्रिया हो रही है, वहां पर भी आपकी रासायनिक अभिक्रिया होगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे तीसरा पॉइंट है अवस्था परिवर्तन। यहाँ पे आप इसे देख पा रहे हो चित्र में कि यहाँ पर क्या है, हमने एक आइस क्यूब लिया, अब उससे थोड़ी देर के लिए हमने रखा रहा, अब रखने के बाद देखोगे वही आपका जो आइस क्यूब ठोस अवस्था में था वो धीरे धीरे कर करके पिघल जाएगा और वो बन जाएगा क्या, पानी, जल बन जाएगा, अवस्था परिवर्तन हो गया। पहले वही आपका जो पानी था बर्फ के रूप में यानी ठोस अवस्था में, बाद में वो पिघल कर क्या हो गया, वो द्रव बन गया। तो कह सकते हो कि अगर किसी भी पदार्थ की क्या हो रही है, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, तो वहां पर कैसी अभिक्रिया है, वहां पे आपकी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। फिर लास्ट आपकी क्या है हेडिंग, इसमें रंग का बदलना। देखो आप लोग एक काम करना, एक्सपेरिमेंट करना, छोटा सा है, ठीक है, समझिएगा जरा। देखो कह रहा है रंग का बदलना, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे दो हमारे पास एक कांच के बर्तन थे, ठीक है। तो हमने क्या करा, इसमें हमने, हमारे पास एक लोहे की कील थी, इसे आयरन की कील थी, आयरन की नेल थी हमारे पास, उस आयरन की कील को हमने डाल दिया कॉपर सल्फेट के विलेन में, क्या करा, कॉपर सल्फेट के विलेन में डाल दिया। अब क्या होगा, जैसे हमने क्या करा, हमने आयरन को कॉपर सल्फेट के विलेन में डाल दिया, तो उसने क्या करेगा, वो उसे विस्थापित कर देगा, क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। कैसे, देखिए Fe प्लस CuSO4 की क्रिया करवाएंगे, तो क्योंकि आयरन क्या है, कॉपर से अधिक क्रियाशील है, तो इसे क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, और क्या बना लेगा FeSO4 और कॉपर को बाहर फेंक देगा, जिसके कारण आपकी लोहे की कील जो थी उसका रंग हो जाएगा लाल भूरा रंग का, ठीक है। तो रंग में परिवर्तन हो गया, कह सकते हो वहां पे कौन सी अभिक्रिया हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। कौन सी अभिक्रिया हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है।
ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया। आपसे हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इससे आप चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन आएगी, यानी सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा। और हो सके तो अपने दोस्तों को या फ्रेंड को आप शेयर करें, ताकि अगर आपके जो फ्रेंड हैं देखना चाहते हैं इस वीडियो को तो उनके पास भी पहुंच जाए, वो इजीली वे में आराम से चैप्टर को समझ पाए, ताकि उनकी बोर्ड एग्जाम वो अच्छे से हो जाए।